कक्षा 11 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। हम पढ़ रहे थे महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि चंद्रमा जो है पूर्व दिशा को छोड़कर के पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, तो उसका सौंदर्य कैसे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब आगे आगे देखते हैं। जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। कुमुद बंद होने को है पर अभी पूरे बंद नहीं हुए, उधर कमल खिलने को है पर अभी पूरे खिले नहीं। एक की शोभा आधी ही रह गई है और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है। रहे भ्रमर, सो अभी दोनों ही पर मंडरा रहे हैं और गुंजा रव के बहाने यानी भौरों का गुनगुनाना, दोनों ही के प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इसी के से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी महाकवि माघ के द्वारा किए गए प्रातः काल का वर्णन करते क्या कहते हैं कि जब प्रातः काल होता है तो उस समय क्या सौंदर्य है प्रकृति में, वो किस तरह से मोहित कर लेने वाली है, इसी के बारे में बता रहे हैं। कमल का फूल जब सूर्य उदय होता है तब खिलता है, और कुमुदनी का फूल जब चंद्रमा उदय होता है तब खुलता है। लेकिन यह जो प्रातः काल का समय है, ऐसे समय में कमल के जो फूल हैं वह आधी खुले हुए हैं, क्योंकि अभी पूरा सूर्योदय हुआ नहीं है। और जो कुमुद के फूल हैं वह पूरे बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि जब तक सूर्य नहीं निकलेगा तब तक कुमुद के फूल बंद नहीं होंगे। इस तरह से ऐसे समय में दोनों का ही सौंदर्य लगभग एक जैसा है। कमल के फूल थोड़े ही खिले हैं और कुमुद के फूल थोड़े ही बंद हुए हैं। इस तरह से दोनों का सौंदर्य आधा आधा दोनों को सौंदर्य प्राप्त हुआ है। और जो भौरे हैं कमल के फूलों पे भी गुनगुना रहे हैं और कुमुदनी के फूलों पर भी गुनगुना रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि भौरे कमल के फूल और कुमुदनी के फूलों के सौंदर्य के गीत, उनके प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। और यह ऐसा समय है जिसमें दोनों का सौंदर्य एक जैसा ही है। नहीं तो या तो कमल पूर्ण सौंदर्य को प्राप्त करता है या रात के समय कुमुदनी अपने सौंदर्य को प्राप्त करती है। लेकिन यह जो प्रातः काल का संधि काल है, इस समय कमल और कुमुदनी दोनों का सौंदर्य लगभग एक जैसा है। अब आगे देखिए। सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था उस समय वह बहुत ही लावण्यमय था, मतलब बहुत सुंदर था। क्रम क्रम से उसकी दीप्ति और उसकी सुंदरता भी बढ़ गई। वह ठहरा रसिक। उसने सोचा यह इतनी बड़ी रात यूं ही कैसे कटेगी, लाओ खिली हुई नवीन कुमुदियों के साथ हंसी मजाक ही करें। अतएव वह उनकी शोभा के साथ हास परिहास करके उनका विकास करने लगा। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। वह थक भी गया, शरीर पीला पड़ गया, कर शिथिल हो गए। इससे वह दूसरी दिगंगना की गोद में जा गिरा। यह शायद उसने इसलिए किया कि रात भर की जगह हैं, लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाए। अब यहाँ पे लेखक क्या कर रहे हैं कि चंद्रमा शाम के समय संध्या काल में उदित होता है और धीरे धीरे चंद्रमा का सौंदर्य बढ़ता जाता है। और चंद्रमा का वर्णन यहाँ पर लेखक ने एक रसिक की तरह, आनंद लेने वाले की तरह वर्णन किया है। तो क्या कह रहे हैं लेखक कि चंद्रमा जो है जैसे जैसे उसका सौंदर्य बढ़ता जाता है, वह कुमुदनियों के फूलों के साथ हंसी मजाक करते हुए, हास परिहास करते हुए अपने समय को बिता रहा है। और इस तरह से हास परिहास करते, मनोरंजन करते हुए, कुमुदनियों का विकास करते, कुमुदनियों को भी सौंदर्य प्रदान करते हुए चंद्रमा का पूरा समय बीतता गया। और इस तरह से हास परिहास के कारण ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा थक गया और वह पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की गोद में आराम करने के लिए गया है। यहाँ पर लेखक ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। चंद्रमा को एक रसिक के रूप में वर्णित किया है और पूर्व और पश्चिम दिशा ये क्या है, दोनों स्त्रियों की तरह है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और चंद्रमा जब सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा धीरे धीरे पश्चिम दिशा की तरफ जाता है। तो चंद्रमा का सौंदर्य जब वह उदय होता है तो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जैसे जैसे अस्त होता जाता है वैसे वैसे कम होता जाता है। तो यहाँ उसी तरह से जैसे कोई रसिक एक स्त्री के साथ दूसरे के पास जब जाता है तो उसका सौंदर्य क्षीण होता जाता है, उसका मान सम्मान कम होता जाता है।
इसी के माध्यम से यहाँ पे चंद्रमा के सौंदर्य और अस्त होते समय उसके सौंदर्य के कम होने का वर्णन लेखक ने किया है। अब आगे देखिए, अंधकार के विकट वैरी महाराज अंशुमाली यानी सूर्य अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उनके साथी अरुण ने ही, सूर्य क्या है, अंधकार का सबसे बड़ा शत्रु है। अर्थात जैसे जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं वैसे वैसे ही क्या होता है, अंधकार समाप्त होता जाता है। उसी का वर्णन यहाँ पे लेखक क्या करें कि जो अंधकार के सबसे बड़े शत्रु हैं वह अभी आए नहीं, लेकिन उनके सारथी ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़ी ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते। उच्छेद मतलब नष्ट कर डालना। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार, अखिल मतलब संपूर्ण, तिरोभाव कहीं भी उसका नामो निशान न रहना। बेचारी रात पर आफत आ गई, आफत विपत्ति। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी। निरुपाय होकर वह भाग चली, निरुपाय उपायहीन रह गई दिन और रात की संधि अर्थात प्रातःकालीन संध्या। तो क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति पराक्रमी होता है, तेजस्वी रहता है, उसका साथ भी तेजस्वी और पराक्रमी लोगों से ही होता है। जहाँ पे सूर्य तेजस्वी और पराक्रमी है, इसलिए उनका सारथी अर्थात उनकी जो किरणें हैं वह सूर्य के निकलने के पहले ही अंधकार को नष्ट कर दे रही हैं। और इस तरह से जो उनका शत्रु अंधकार है वह धीरे धीरे बिल्कुल विलुप्त होता जा रहा है और अंधकार के नष्ट होने से रात के ऊपर भी विपत्ति आ गई और वह भी उपायहीन होकर के चली गई। अर्थात जैसे जैसे सूर्य की किरणें पूर्व दिशा में निकलती जाती हैं धीरे धीरे अंधकार समाप्त होता है और रात भी चली जाती है। अब रात चले जाने के बाद प्रातःकालीन संध्या में प्रकृति का क्या सौंदर्य है उसका वर्णन लेखक यहाँ कर रहे हैं। क्या कहते हैं, सो अरुण कमलों ही को आप अल्पवयस्क सुता सदृश संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। तो जो लाल कमल के फूल हैं वह क्या है, छोटी संध्या के लाल लाल बच्चे हैं और उनके कोमल हाथ पैर क्या है, वो कमल है। मधुप मालाओं से छाए हुए नील कमल क्या है, काजल लगी हुई आँखें। पक्षियों के कलकल शब्द क्या है, उसकी तोतली बोली। जो भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी प्रातःकाल कलरव कर रहे हैं वो लगता है कि वह जो है अल्पवयस्क जो संध्या सुंदरी है उसके कलरव के रूप में वो पक्षी गुनगुना रहे हैं। ऐसे ही संध्या ने जब देखा कि रात इस लोक से जा रही है तब पक्षियों के कोलाहल के बहाने यह कहती हुई अम्मा मैं भी आती हूँ, वह भी उसके पीछे दौड़ गई। संध्या क्या है, रात्रि के बाद धीरे धीरे संध्या भी जो है जब देखती है कि रात्रि चली गई तो पक्षियों का कलरव जो है वह क्या है, लेखक यह कल्पना करते हैं कि कलरव के बहाने वह जो संध्या सुता है, संध्या की छोटी सी पुत्री है, वह भी रात को यह कहती है कि अम्मा मैं भी आ रही हूँ, यह कहती हुई उसके साथ चली जा रही है। अब आगे देखिए लेखक क्या कहते हैं, अंधकार गया, रात गई, प्रातःकालीन संध्या भी गई। धीरे धीरे अंधकार समाप्त हो गया। अंधकार समाप्त होने से रात भी समाप्त हो जाती है और प्रातःकालीन संध्या यानी रात और सुबह के बीच का समय क्या है, वह प्रातःकालीन संध्या। विपक्षी दल के एकदम ही पैर उखड़ गए, यानी जो रात्रि है, जो अंधकार है, वह बिल्कुल उससे पराजित हो गई। तब रास्ता साफ देख वासर विधाता, वासर विधाता दिन के देवता भगवान भास्कर ने निकल आने की तैयारी की। कुलिश बाण इंद्र की पूर्व दिशा में नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया। उनके इस प्रकार आविर्भाव से एक अजीब ही दृश्य दिखाई दिया। आपने बड़वा नल का नाम सुना ही। बड़वा नल क्या है, यह जो समुद्र के अंदर एक आग होती है उसे बड़वा नल कहते हैं। जंगलों में जो लगती है उसे दावा नल कहते हैं। और हमारे पेट के अंदर भी एक आग होती है, वो क्या, जठराग्नि। तो वही लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जो दिन के विधाता हैं वह जब देखते हैं कि धीरे धीरे अब उनके आने का समय हो रहा, पूरा रास्ता कहीं भी कोई संकट नहीं है, किसी भी तरह के कोई शत्रु नहीं है, तो वह जो है निकल रहे, कैसे निकल रहे हैं उसी का वर्णन कर रहे हैं। समुद्र के जल को जैसे बड़वा नल जलाता है, सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा जैसे वही बड़वाग्नि समुद्र की जलराशि को जला करके
त्रिभुवन को भस्म डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठ आई हो। आग का रंग भी लाल होता है और जब प्रातःकाल सूर्य उदय हो रहा है तो वह भी लाल लाल है। तो ऐसा लगता है आकाश नीला है और जब सूर्य उसमें लाल लाल निकलता है तो लेखक क्या कल्पना करें कि वही समुद्र के अंदर जलने वाली आग है जो धीरे धीरे ऊपर उठ के आ रही है और सारे संसार के अंधकार को जला करके नष्ट कर देना चाह रही। कितनी सुंदर कल्पना है। नीले आकाश में लाल लाल सूर्य का उदय होना क्या है, नीले समुद्र के बीच से निकलती हुई बड़वाग्नि आग। धीरे धीरे दीनानाथ का बिंब क्षितिज के ऊपर आ गया। क्षितिज उसे कहते हैं जहां हम दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती और आकाश दोनों एक से मिल रहे हैं। तब एक और ही के प्रकार के दृश्य के दर्शन हुए। ऐसा मालूम हुआ जैसे सूर्य का वह बिंब एक बहुत बड़ा घड़ा है और दिग्वधुएं जोर लगा करके समुद्र के भीतर से उसे खींच रही हैं। सूर्य की किरणें ही को आप लंबी लंबी मोटी रस्सियां समझिए, उन्हीं से उन्होंने बिंब को बांधा दिया है और खींचते वक्त पक्षियों के कलरव के बहाने वे यह कहकर शोर मचा रही हैं कि खींच लिया है, कुछ ही बाकी है, ऊपर आना ही चाहता है, जरा जोर लगाना। कितना मनोहारी चित्रण लेखक ने किया है प्रातःकाल निकलते हुए सूर्य का। क्या कहते हैं, या तो वह बड़वाग्नि है, समुद्र के अंदर की आग है जो तीनों लोगों को जला देना चाहती है, या ऐसा लगता है जैसे वह जो सूर्य का लाल बिंब है वह क्या है, एक घड़ा है, और जो दिशा है वह क्या है, स्त्री है, और वह सूरज की किरणें क्या है, बंधी हुई रस्सियाँ। जैसे घड़े को डुबो करके उससे पानी खींचा जाता है, वैसे ही जो पूर्व दिशा रूपी वधु है वह सूर्य के लाल बिंब रूपी घड़े को उसकी किरण रूपी रस्सियों से ऊपर खींच रही है। और जो पक्षी तरह तरह के स्वर निकाल रहे हो, ऐसा लगता है जैसे वह उस दिग्वधु का ही स्वर है जो यह कह रही है कि थोड़ा सा जोर लगाना, अभी यह घड़ा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा। बड़ा ही मनोहारी चित्रण है प्रातःकाल का जो कि माघ ने किया है, उसको ही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ पे निबंध के रूप में लिखा है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।